माफ़ कीजिए, मैं हमारा मुंबईया बोली में बात कर रहा हूँ। मैं आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली। और देखिए, चैलेंजेस बिफोर, समाज के सामने जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में मैं आपको 3 पैंडेमिक के बारे में बात करता हूँ। हाँ, इस देश का एफ्लिक्ट हुआ 3 पैंडेमिक। उनमें से एक तो हम किसी तरह हमें बच गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। पहला पैंडेमिक कोविड-19 अब तक कोई फिगर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं है कितने लोग मर गया इस पैंडेमिक में। WHO को कहना है 4.7 मिलियन इंडियंस एक्सेस डेथ्स हुआ पैंडेमिक के पीरियड में। मतलब 47 लाख, 47 लाख पीपल, 4.7 मिलियन। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को कहना है कि 4.2 मिलियन ऐसा कुछ हुआ, मतलब 42 लाख। लैंडसेट भी कुछ फिगर दिया, 40 लाख या 42 लाख। लेकिन भारत सरकार ने कहा 4.5 लाख बस, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक भी अखबार चैलेंज नहीं किया, एक भी टेलीविजन चैनल चैलेंज नहीं किया कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हो। 4,86,86 हजार वो बोलता। चैलेंज कैसा करेंगे? जब विश्व गुरु बोलते हैं तो वही सच है। तो अब उसके पहले यू गो बैक, पैंडेमिक टाइम में आप जाइए। मार्च 31, 2020 मार्च 31 को हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोर्ट में एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट में लिखा था, और पढ़ा भी एफिडेविट को। आज आपको लॉकडाउन का कब शुरू हुआ? मार्च 24 नाइट, 25 मॉर्निंग को हुआ, और मार्च 31 और वो माइग्रेशन शुरू हो गया। लाखों लोग शहर छोड़ के वापस गया गांव में। और मीडिया में बहुत लिखा कि अरे ऐसा क्यों जा रहा है, नहीं जाना है, उनको यही रहने के बेटर चांस है। बिल्कुल गलत रीजनिंग। जो डिसीजन, जो निर्णय लिया वो प्रवासी मजदूर जो निर्णय लिया हम वापस जाएंगे गांव में, वो बिल्कुल सही निर्णय है। हमारा एडिटर क्यों लिख रहा है कि नहीं जाना है, कि अरे हमारा ड्राइवर, नौकरानी, माली, दर्जी ये सब जाएंगे तो सस्ता में कौन करेगा हमारा काम। तो इसलिए हमने ब्लीडिंग हार्ट से अरे वी विल लुक आफ्टर यू। डिड यू लुक आफ्टर देम इन द लास्ट 20 years? आप कभी पूछा था कि अरे आप किस गांव से हैं, आप मुल्क कहाँ है, कितने बच्चे हैं, कौन बैठा है गांव में? ये भी नहीं पूछा। लेकिन जब वो जब भी वो वापस जाने शुरू किया तब हम डर गए। लेकिन मार्च और 7 दिन के बाद, मार्च 31 को अटॉर्नी जनरल
एफिडेविट में दिया सुप्रीम कोर्ट को, एज ऑफ टुडे मार्च 31 11 बजे एक भी प्रवासी मजदूर, एक भी इंसान नहीं है हाईवे पे, एक भी नहीं है। देखो ये इट इज अ नेशन लिविंग इन डेल्यूशंस। करोड़ों लोग जा रहे हैं पैदल पे और आप कह रहे हैं कि एक भी नहीं है हाईवे पे। मार्च 31 हाईवे पे आप नेट पे चेक करके देखिए उनका एफिडेविट जो दिया उसने, मार्च 31 को ये दिया। लेकिन अप्रैल 14, 2 हफ्ते के बाद वही अटॉर्नी जनरल, वही सुप्रीम कोर्ट में, वही बेंच को एक और अनाउंसमेंट और एफिडेविट दिया। द गवर्नमेंट्स, क्यों गवर्नमेंट्स? राज्य सरकार ने बहुत कुछ काम किया, केंद्रीय सरकार कुछ नहीं किया उस समय तक। गवर्नमेंट्स हैव सेट अप 23,000 फूड रिलीफ सेंटर्स, फूड एंड रिलीफ सेंटर्स। अगर एक भी आदमी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है हाईवे पे, अरे वो किसके लिए आप 23,000 सेंटर बनाया? ये क्यों? वो रिलीफ कैंप है या गौशाला? इंसान तो नहीं है ना, आपने बताया। तो फिर लेकिन सरकार ऐसा है, जो भी सरकार, एक डिपार्टमेंट जो कहती है दूसरा डिपार्टमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कहीं मई 26 को मई, उस समय तक अप्रैल, मई और मार्च में एक हफ्ते करोड़ों लोग दे वर मूविंग। मई 26 भारत रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने प्रेस रिलीज किया, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि कितना लोग गया। मई 1 तारीख को वो श्रमिक ट्रेन का सिस्टम शुरू किया और मई 27 को रेलवेज ने अनाउंसमेंट किया। क्या कहा उसने? पिछले 26 दिन में, अरे उससे पहले 1.5 महीना माइग्रेशन चल रहा है, लेकिन पिछले 26 दिन में मई 1 तारीख से मई 26 तक 91 लाख लोग ने हमने लेके गया ट्रेन में। और मैं रेलवेज को मैं सलाम करता हूं, वो बड़ा अचीवमेंट है। और वो भी फिगर थोड़ा अंडर एस्टिमेट है। ये हिंदुस्तान है। जब 91 लाख का फिगर आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं जो लोग, जिन लोग के पास टिकट हुआ। देखो बिहार, यूपी, ग्रामीण भारत में मैं समझता हूं कि जनता तो एक बहुत हेल्थी अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है हमारा ट्रांसपोर्ट है, मैं इसको पैसा क्यों दूं। और जब बड़े बड़े, मैंने बहुत बार मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन लोग के साथ गया ट्रेन पे, उनका सिस्टम है, अगर 100-200 लोग हों फिर 20-25 टिकट खरीदो, ये काफी है। और वो ही टिकट बांटेंगे बार बार जब भी टीटी आएगा। मतलब 91 लाख टिकट भेजा तो कम से कम 1-2 करोड़ था लोग, ठीक है। बट लेट अस टेक दैट फिगर, 1 करोड़ समझो। फिर बस में कितने लोग गया, ट्रेन में कितने लोग गया, वैन में कितने लोग गया। अरे मुंबई से हमने इंटरव्यू किया, 4-5 लोग नॉर्थ मध्य प्रदेश तक गया स्कूटर पे, बीवी बच्चे और उनका बेडरोल सब लेके गया।
मिनिमम 2-2.5 करोड़ लोग मूव किया। और मीडिया ने कैसा कवर किया? हमारा जो मीडिया है वो कॉरपोरेट जगत का प्रॉपर्टी है, शहर की बॉर्डर तक कवर किया। उसके बाद ये नहीं देखा कि गांव में जाके क्या हुआ वहां। आप और एक तरीके से देख सकते, एक और एंगल से देख सकते हैं कितने लोग गया। अप्रैल में 2020 से एनआरईजीए का डिमांड एक्सप्लोड हो गया। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन हिस्ट्री ऑन एनआरईजीए सरकार वॉज फोर्स्ड टू स्पेंड। लेकिन मार्च 31 को एक भी इंसान नहीं है हाईवे पे। और मीडिया लोग क्या कहा एडिटोरियल्स में, इट इज नॉट गुड, व्हाई शुड दे गो। अरे लोग क्यों जा रहा है? वो बिल्कुल गलत सवाल था, बिल्कुल गलत सवाल। और सही सवाल क्या था? अगर मैं इसको गलत सवाल बोल रहा हूं, सही सवाल क्या है? सही सवाल ये है कि ये सही सवाल ये नहीं है कि अरे वे क्यों जा रहा है। सही सवाल ये है कि वो पहले गांव छोड़ के यहां क्यों आया, ये सही सवाल है। और उसका जवाब 2 शब्द, कृषि संकट। वो कृषि संकट के वजह से गांव छोड़ के शहर में आ गया। और वो कृषि संकट इंटेंसिफाई हुआ, बढ़ गया। हमने कुछ नहीं किया। 4 लाख पिछले 22 साल में 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। वो ऑफिशियल फिगर है, वो छोड़ो, सही फिगर क्या है तो वो पूरा रात आप बैठेंगे यहां। कृषि संकट में पूरा एम्प्लॉयमेंट कोलैप्स हो गया। एग्रेरियन इंडिया में पूरा कोलैप्स हो गया। सिर्फ किसान का नहीं, खेत मजदूर का और जो जुड़े हुए ऑक्यूपेशंस है एग्रीकल्चर के साथ, जो जुड़े हुए ऑक्यूपेशंस है, जुलाहा, कुंभर हैं, दर्जी, मिस्त्री, ये सब कोलैप्स हो गया। लोग, मीडिया ने कहीं देखा नहीं कि वो लोग पे ऊपर क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। उस समय जब अर्ली इयर्स ऑफ कृषि संकट में मैंने आंध्र प्रदेश में कवर कर रहा था, महाराष्ट्र करने से पहले भी 1998 से 2004 तक। और सबसे पहला जो कम्युनिटी आत्महत्या की वो किसान नहीं था, जुलाहा था। इसलिए कि जुलाहा का पहला मार्केट कौन है? किसान और खेत मजदूर। उनका पहला मार्केट किसान और खेत मजदूर। जब किसान और खेत मजदूर का बैंक्रप्सी हो गया, वो सॉफ्ट व्हाइट क्लॉथ दो बनाते हैं धूप के लिए, 0 सेल्स हुआ उनका। वेरी फेमस वीविंग कम्युनिटी आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश में, अभी तेलंगाना, पोचमपल्ली सारीस, 72 पोचमपल्ली सारी का जुलाहा, दे टुक देयर ओन लाइव्स। एक साल 91-92 में वो रेज हुआ पार्लियामेंट में। उस जमाने में एक अच्छा एमपी था उनका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद मिस्त्री लोग का स्टारवेशन डेथ्स हुआ। क्यों? गांव में मिस्त्री कैसा रहते हैं? हाँ, अगर मैं मिस्त्री हूं और ये 4 मित्र जो बैठे हैं मंच पे, अगर ये सब किसान है, मैं मिस्त्री हूं, मैं उनके लिए प्लाव बनाता हूं,
एक नया बुलक कार्ट बनाता हूं, उनका पूरा पुराना जो इम्प्लीमेंट है वो शार्पनिंग करता हूं, लेकिन हमको पूरा कैश पेमेंट नहीं मिलता है कभी। वो क्या देते हैं हमको? 25% 30% कैश देते हैं, बाकी सब प्रोड्यूस में देते हैं। चावल, गेहूं, टमाटर, ऐसा पेमेंट होता है गांव में। जब ये लोग सब बैंकरप्ट हो जाएंगे, मुझको क्या होगा? जब किसानों का आत्महत्या हो रहा था, मिस्त्री लोग का स्टारवेशन डेथ्स हो रहा था। आप देखिए आंध्र प्रदेश में मैंने कितने डॉक्यूमेंट किया। फिर ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सवाल गलत है। वाई डिड दे लीव द विलेज इन द फर्स्ट प्लेस? दैट इज द करेक्ट क्वेश्चन। दे लेफ्ट बिकॉज उनका पूरा दुनिया कोलैप्स हो गई। ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कोलैप्स हुआ, पूरा कल्चर कोलैप्स हुआ। मैं कह रहा हूं आपको, जो फार्मिंग क्राइसिस शुरू हुआ वो 90s में, 2004 तक वो एग्रेरियन क्राइसिस बन गई, जहां बाकी लोग जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है समाज में, उनका प्रॉब्लम भी हो गई। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, 2010 से 2011 से मैं कह रहा हूं कि ये एग्रेरियन कृषि संकट भी नहीं है, एग्रेरियन क्राइसिस भी नहीं है, अभी समाज का संकट बन गई। 2000 तक हर लोग, सिटी लोग, सब लोग इफेक्ट हो रहा है इसके वजह से। आज मैं कहता हूं समाज का संकट भी नहीं है, हमारी सभ्यता का संकट है, सिविलाइजेशनल क्राइसिस। जब दुनिया में सबसे बड़ा बॉडी ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, दैट इज अ क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, नॉट जस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा हिंदुस्तान का सिविलाइजेशन क्या है? छोटा किसान, ये है आपका बेसिस ऑफ योर सिविलाइजेशन। अगर उनका स्थिति इतना खराब है तो यू हैव अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस। तो कोविड-19 आ गई। देखिए ये सेकेंड पैंडेमिक आप देखिए अभी। दूसरा पैंडेमिक है असमानता। वो कोविड-19 से 30 साल पहले बढ़ रही थी, अभी और बढ़ रही थी। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, असमानता, इक्वालिटी इनक्वालिटी को क्या हुआ देश में? ये असमानता कब से बढ़ रही है? बुरी, बहुत तेज से कब से बढ़ रही है? 1991 से, जब एक नया आर्थिक नीति बताया, नियो लिबरलिज्म को एम्ब्रेस किया, कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया, जब पुराना हमारा गांव फर्स्ट पॉलिसी सब अबैंडन करके, ये सब करके वो बढ़ रहा था। मैंने आपको कुछ नंबर्स देता हूं। 1951 में इस देश में जितना अरबपति था, अरबपति मतलब डॉलर अरबपति, कितना था? 0। सब दुनिया में सबसे बड़ा मैगजीन, कैपिटलिस्ट दुनिया का जो आप ओरेकल कह सकते हैं, उनका नाम है फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स हर साल मार्च 8 तारीख को लिस्ट देती है और कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं दुनिया में कितना डॉलर अरबपति हैं। और क्या 140 150 देश में लिस्ट करती है। 1991 में हमारा अरबपति सेंसस 0, फिर 93, 94, 95 में थोड़ा बदल रहा था, मिलियनर्स बन गई, अरबपति नहीं बन गई लेकिन मिलियनर बन गई। 1996 में पहला अरबपति बन गई। आज कोई कह सकता है कि कितना
डॉलर अरबपति है इस देश में? 174। और इन 174 जन इंडिविजुअल, इन 174 व्यक्ति के हाथ में जितना पैसा है वो आपका, वो 800 अरब डॉलर का पैसा है, जो आपका पूरा जीडीपी का 20-24% आती है। 174 जन के हाथ में 20% जीडीपी बैठा है। पिछले बार जब आप ऐसा एक असमानता देखा इस देश में, वो ब्रिटिश राज का पीक में 1921, विक्टोरियस ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 1, हाइट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उस समय आपने देखा ऐसा एक गैप। और पैंडेमिक आ गई। जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक से बहुत लोग बन गया अरबपति। सर, बहुत लोग पुणे से बन गए अरबपति। हाँ, तो पैंडेमिक में, जब पैंडेमिक से पहले जो साल था 2019, उस समय कितना अरबपति था? 98। अगर आप 1991 to 2020 तक लेंगे 2020 मार्च तक आप लेंगे, 98 अरबपति, मतलब हर साल एवरेज 4-5। पैंडेमिक का पहला 12 महीने में 48 न्यू बिलियनर्स, सॉरी 42 नया अरबपति, 42। मतलब पिछले 10 साल में जितना अरबपति आप ऐड किया, वो 12 महीने में ऐड हो गया। और ये अरबपति के अंदर किस सेक्टर से ज्यादा लोग था? किस सेक्टर से ज्यादा लोग? अगर हम कोई नागरिक से पूछते हैं कि अरे यार, हिंदुस्तान का अरबपति में ज्यादा कौन होगा, सब बताएगा आपको आईटी, इंफोटेक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नहीं, आईटी से ऊपर आते हैं, बहुत ऊपर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी एक नया जाति आ गया, हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य का। वही पैसा, इसलिए मैं कह रहा हूं पूना से बहुत लोग बन गया। स्वास्थ्य सेक्टर से पहला पैंडेमिक का पहला 10 महीने में 10 नया अरबपति। और 2022 मार्च तक, अभी मैन्युफैक्चरिंग फिर बढ़ रहा है थोड़ा, लेकिन 2020 पैंडेमिक शुरू हुआ, देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च 25 तारीख को 2020 में शुरू हुआ, और फाइनल लॉकआउट हो गया, नेशन वाइड लॉकआउट मार्च 2022 में। तो ये 2 और सेकेंड ईयर में 26 और अरबपति ऐड हो गया। आपने 160 अरबपति तक आ गया, और आप अभी 16-20 ऐड किया। अरे, जिस देश 20 साल में 4-5 नया एंट्रेंट आ रहा है, 24 महीने में आपने 130 ऐड किया। सॉरी, 42 प्लस 20, यू हैव एडेड 70 पीपल। एक अरबपति हर 8-10 दिन। और कितने लोग मर गए, आप ये बताइए। ये बड़ा सक्सेस है इकोनॉमी। और ये भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इनका, हमारा अरबपति का धन दौलत 2 गुना डबल हो गया। हमने वादा किया किसान का इनकम डबल करेंगे, लेकिन ठीक है,
इनका जिस साल में इनका इनकम, इनका वेल्थ, धन दौलत डबल हो गया, उसी साल में पूरा देश का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। 7.7% जीडीपी गिर गई। अरे जब जीडीपी गिर रहा है और मेरा धन दौलत 2 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? मैं लूट कर रहा हूं आम लोग से। और कहां से मिलेगा पैसा? मैं लूट कर रहा हूं आम लोग से। मनी इज गोइंग फ्रॉम बिलो टू अबव। क्रेडिट स्विस नाम एक बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक, स्विस बैंक, क्रेडिट स्विसे, अब देखा होगा भारत में भी है। वो हर साल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं और पूरा सोसाइटी के 170 नेशंस को हर समाज में देखते हैं कि पहला डिसाइल, दूसरा डिसाइल, मतलब पहला 10%। डिसाइल का मतलब है एक समाज का आप 10 लेवल में आप डिवाइड करो। हमारा बॉटम 30%, बॉटम 30% इंडियन समाज का, हिंदुस्तान का समाज, बॉटम 30% उनका शेयर ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ नेगेटिव हो गया। -1%, -1.7, -1.7% हो गया, नेगेटिव हो गया। 2011-12 तक उनका एक +1% था, वो -1% हो गया कब्जा में, कर्जा में, लोन में, डेट में। आज इस समाज का बॉटम 50% उनका शेयर है 6 या 8% पूरा धन दौलत का, इस देश का। टोटल हाउस होल्ड वेल्थ कहते हैं अंग्रेजी में। टोटल वेल्थ हाउस होल्ड 50% ऑफ पॉपुलेशन गेट्स 5%। टॉप 10% के हाथ में 76%। ये है आपका वेल्थ का सिचुएशन। समझ लो ये भी एक पैंडेमिक है, असमानता का पैंडेमिक है। और कोविड-19 जैसा नहीं, वो ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो और देखो और कौन अरबपति बन गया, हम सब। और आईटी में भी बहुत नया लोग आ गया। आईटी के पास अभी 16 मार्च 2022 में 16 आईटी अरबपति बन गया। उससे पहले 8-9 था, 16 आ गया। और मैन्युफैक्चरिंग का 31 और हेल्थ सेक्टर का 32। हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉलर बिलियनर्स इन इंडिया आर फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। अभी मैन्युफैक्चरिंग 1-2 साल में बढ़ जाएगी, लेकिन पैसा तो बना दिया 32 लोग। और किसने बनाया? प्राइवेट पार्टी ने बनाया, पब्लिक रिसोर्सेस के साथ। ये और आईटी में कौन नया लोग आ गया? ऑनलाइन एजुकेशन, बायजू। तो अभी तो बायजू कोलैप्स हो रहा है। जैसा एक रैकेट बनाया वो कोलैप्स होने वाला था, लेकिन पैसा तो बहुत कमाया। ही कैन सिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। बायजू बावरा का नाम ले सकते हैं। तो बायजू, उनका वेल्थ डबल हो गया, बिलियनर हो गया, सब हो गया उसमें। और हम सब में, ये माध्यम जगत में वी वर ऑल वेरी हैप्पी। बच्चे का एजुकेशन ठीक होगा ये ऑनलाइन पे। अरे आम लोग के बच्चे, उनके कहाँ फोन है, उनके कहाँ कंप्यूटर है।
2019 पैंडेमिक से पहले भी सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ने एक बड़ा सर्वे किया, वो उसका पब्लिश हो गया, मेरे ख्याल में वो एक्सीडेंटल पब्लिकेशन हो गया, इसलिए कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट मंत्री पढ़ा तो उसको दे वुड नॉट हैव लेट इट बी पब्लिश्ड। उसमें 5 टेबल है 29 to 33। आप देखिए, बिफोर पैंडेमिक हाउ मेनी पीपल हैड एक्सेस टू कंप्यूटर्स, हाउ मेनी, प्लीज नो दिस, रूरल ग्रामीण भारत में महाराष्ट्र का शेयर बहुत कम है, वेरी लो, वेरी लो। और कर्नाटक जो हम कहते हैं सिलिकॉन वैली, और वो कर्नाटक का लोग वो क्रेडिट लेते हैं कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली को भी, लेकिन वो सिलिकॉन वैली में रूरल कर्नाटका में कितने परसेंट हाउस होल्ड्स में कंप्यूटर्स रहा? 2%। कितने परसेंट ग्रामीण महिला यूटिलाइज कर रहा है कंप्यूटर्स और इंटरनेट को? 28%, 24% या 28%, वो हाई है, इसलिए कि बेंगलुरु में यूज ज्यादा होता है और थोड़ा इन्फ्लुएंस स्प्रेड होता है। इंटरनेट मोबाइल यूज में बिहार और यूपी का अच्छा रैंकिंग मिलता है। क्यों मिलता है अच्छा रैंकिंग? सही रीजन है उसके लिए, इसलिए कि लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर जो बिहार और यूपी से निकलते हैं, घर को पैसा कैसा डालना, जी पे, यू पे, आई पे, सब उसी पे होता है ना। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू होम कैसा करते हैं? जब डीमोनेटाइजेशन आ गया उस समय में महाराष्ट्र में उस्मानाबाद, औरंगाबाद, विदर्भ में मैंने घूम के देखा, प्रवासी मजदूर लोग पैरालाइज हो गया, इसलिए कि यू हैड टू यूज जनधन बैंक अकाउंट। उसके बाद इस बार जब ट्रबल आया, प्रवासी मजदूर लोग कर्जा पे पैसा लेके दे टेकिंग एंड बाइंग स्मार्टफोन। ऐसा नहीं है कि किसी ने हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दिया, वो साहूकार से पैसा कर्जा लेके खरीदा स्मार्टफोन को। हमने पारी, मेरा वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, आपको यह कहना चाहता हूं, हम हर दिन 15 भाषाएं में पब्लिश करते हैं, इंक्लूडिंग मराठी, इंक्लूडिंग हिंदी, इंक्लूडिंग भोजपुरी एंड छत्तीसगढ़ी। हम समझते हैं कि इस देश का सोल है इंडियन लैंग्वेजेस में, एक भाषा में नहीं। जो 780 भाषा है उसमें है। आर सोल इज इन दी रूरल इंडिया, सोल इज इन दी इंडियन लैंग्वेजेस। और वो क्या किया बेचारा, वो लद्दाख में हमारा रिपोर्टर ने मिला 100-200 मजदूर झारखंड से। बेचारा झारखंड का धूप क्या है, लद्दाख का विंटर क्या है, वो शिवरिंग एंड वर्किंग इन रोड कंस्ट्रक्शन। वो रोड है ना हमारा झारखंड में, 5-6 सब जन के पास एक स्मार्टफोन मिला। कितना में लिया साहब पता नहीं, मैंने 20,000 का प्राइस था, भाव था 20,000, लेकिन हम कर्जा पे लिया, तो जब तक हम पेमेंट पूरा करेंगे वो 30-35 हजार होगा। हाँ, फिर वो लोग कहा हमको, रिपोर्टर को, साहब मैंने 2 खरीदा। क्यों? इसलिए कि झारखंड का लोग वो कर सकता है, बिहार और यूपी का लोग कर नहीं पाए। क्यों 2 लिया? 2 इसलिए लिया, एक बच्चों के साथ रखना है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और लाखों लोग और डेट इनकर किया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए।
हमने पर्सनली बात किया, यूपी से जो आया प्रवासी मजदूर, बिहार से जो आया, मुंबई में बात कर रहा था, हमने बात किया, हमारा रिपोर्टर्स ने कवर किया। उसको क्या कहना है, सर हमने यहाँ तो रहना तो बहुत मुश्किल है, हमने सिर्फ एक फ़ोन लिया रेंट पे या कर्जा पे, और मैंने पूछा कि यार आपके बच्चे हैं क्या? हाँ 3 लड़के हैं सर, कानपुर, रूरल कानपुर में 3। उनको क्या है, उनके पास क्या है? सर कुछ नहीं है सर। तो फोन के लिए क्या ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा यार? वो बोला साहब मैं नहीं दे सकता हूं, अभी भी कर्जा बहुत बढ़ गई। फिर हमने रिपोर्टर्स ने भेजा थाने में और पालघर में। हमारा पार्थ निखिल वागले का बेटा, वो भी, उनको भी भेजा वहाँ पालघर में, इसमें थाने में। और ज्योति शिनोली हमारा रिपोर्टर यहाँ भेजा वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वो तालेगांव में रहती हैं। मैंने कहा एक ही सवाल मेरा, आप दलितों के बस्ती में जाइए और आदिवासियों का गांव में जाइए और देखिए कि कितने आदिवासी और दलित लड़की 18 साल उम्र और कम, कितने ऐसा बच्ची, कितने ऐसी लड़की स्मार्टफोन हाथ में है। पालघर में आदिवासी लड़की स्मार्टफोन ओनर एक भी नहीं मिला, गांव गांव ढूंढ के एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। और सिर्फ आदिवासी का नहीं, ओबीसी में भी ऐसा रहा। अभी हमारा समाज ऐसा है, राजस्थान में सरकार ने एक नया योजना लाया, हर महिला को मुफ्त में मोबाइल फोन। और क्या वहां ऑपोजिशन क्या आर्ग्यू कर रहा है, ये दिस इज वेरी बैड फॉर द मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। अरे औरत के हाथ में मोबाइल फोन, क्या क्या करेगी उसके साथ? हाउ कैन यू ट्रस्ट विमेन विद मोबाइल फोन्स? वो कैंपेन चल रहा है सर, मैं कल ही राजस्थान से आया हूं। वो लोग, आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हैं, भाजपा लीडर्स बोल रहे हैं कि ये यू आर रूइनिंग सोसाइटी। ये तो एक भी नहीं मिला। मुंबई में एक मोहम्मद फरजान बेटा, बच्चा 11 साल का उम्र, वो बच्चा, वो वेजिटेबल वेंडर है मार्केट में, माहिम मलाड में। हमारा रिपोर्टर गया वहां, वो उनका अंकल मामा से एक स्मार्टफोन बोरो किया क्लासेस करने के लिए। वो ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स इन द कार्ट, जैसा आप सब देखते हैं, और इनका स्मार्टफोन भी है, क्लास अटेंड कर रहे हैं और वेजिटेबल्स भेज रहे हैं। बीच बीच में वो, मैडम, मिस टीचर मैडम हमको 5 मिनट लीव दीजिए, कस्टमर आ चुका है, 5 मिनट लीव। When I heard that, I felt like crying. मैडम हमको 5 मिनट लीव दीजिए क्लास से। तो what happened to in your online education, what happened to girls in this country? और सब मिड डे मील कोलैप्स हो गया। और लड़कियों को महिला प्रोग्राम्स में सबसे बड़ा, कोई डिस्कशन नहीं है मीडिया में, सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कोलैप्स हो गया, फ्री सैनिटरी पैड्स, किशोरी सुरक्षा योजना। 11 साल से 18 साल तक फ्री सैनिटरी पैड्स मिलती हैं। वो 10 साल 15 साल का
प्रोग्राम योजना सब करके आपने वो स्थिति तक लाया जहां हर कॉलेज में, हर राज्य में 11 से 16 या 11 से 18 तक सैनिटरी पैड मिल रहा है। जब स्कूल बंद हो गया वो भी बंद हो गया। और हॉरिबली हमने 2-3 रिपोर्ट किया उसके ऊपर। ये बिचारी, ये लड़की क्या किया, दे हैव गॉन बैक टू यूजिंग इनसैनिटरी मटेरियल्स, अनहाइजीनिक मटेरियल्स, और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया स्वास्थ्य। नया इन्फेक्शंस, नया प्रॉब्लम सब आ गई उसमें। ये है, लेकिन बायजूस तो बिलियनर बन गया। हाँ, आईटी में 8 और बिलियनर बन गया। इन लोग का सैनिटरी पैड्स तब कोलैप्स हो गया, लेकिन उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। दिस इज व्हाट। और हमने, वी आर बीइंग ब्लाइंड, डेलिबरेटली ब्लाइंड टू द मिजरीज ऑफ द पोर एंड द मार्जिनल। ये है, हम, वी डोंट वांट टू सी। हम जानते हैं कि ऐसा चल रहा है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। देखो, पत्रकारिता में, रिपोर्टर्स में मेरा सबसे बड़ा हीरो 1000 साल या 1500 साल पहले जो बच्चे कहा, द एम्परर इज नेकेड, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, वो मेरा रिपोर्टिंग मॉडल है। हमारा एम्परर को बहुत क्लोथ्स हैं, हर दिन 3 बार चेंज करते हैं, हर दिन 3 बार चेंज करते हैं। आप देखिए टीवी पे, कॉस्टलीस्ट वार्डरोब इन द वर्ल्ड। और ये है अभी, तो वो मेरा हीरो है, द बॉय हु सेड द एम्परर इज नेकेड। मीडिया देख रही है। मीडिया क्यों नहीं बोलती है? इसलिए कि मीडिया में भी असमानता इतनी बढ़ गई। 200 साल पहले एक आदमी रहा जो पहला इंडियन ओनर ऑफ मीडिया, और उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, मीरातुल अखबार। राजा राम मोहन रॉय ने मीरातुल अखबार को खुलवाया 1822 में। लास्ट ईयर 200th एनिवर्सरी हुआ इंडियन जर्नलिज्म का। एक भी आर्टिकल पढ़ा उसके ऊपर, एक भी चैनल पे डिस्कशन देखा? राजा राम मोहन रॉय उनको 10 भाषाएं जानते हैं, फ्रेंच भी सीखा उसने, लेकिन 2 भाषा में लिखा ज्यादा से ज्यादा, अंग्रेजी और बंगाली। फारसी में भी बनाया, स्कॉलर था। मीरातुल अखबार बंगाली अखबार नहीं था, पर्शियन अखबार था, इसलिए कि उस जमाने पे मुगल कोर्ट में पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज। ठीक है, 3 भाषा में वो लिखा। और देखो उनका ट्रेडिशन ऑफ जर्नलिज्म देखो और आज का ट्रेडिशन देखो। जब आप किसान आंदोलन, किसान वर्ग का मुश्किल आप पढ़ रहे हो, आप सोचो उन जमाने, उन्होंने जमाने में क्या हुआ। एक जज ने ऑर्डर किया, प्रताप नारायण दास, एक छोटा सा रायत, छोटा काश्तकार, किसी ऑफेंस के ऊपर, पता नहीं क्या ऑफेंस, लेकिन जज भी का माइनर ऑफेंस, उसका विपिंग होना चाहिए पब्लिक में, विप के साथ उसको मारना, सेंटेंस टू 10 विपिंग बाय पुलिस। और उस जमाने का पुलिस और इस जमाने के पुलिस ऐसे ही है। वो इतनी बुरी तरह से विपिंग किया, वो मर गया प्रताप नारायण दास। और राजा राम मोहन, और वो जज था डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कोमिला, जो अभी बांग्लादेश में है, अभी बड़ा शहर बन गई कोमिला में। और वो डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कोमिला ने ऑर्डर दिया इसको विपिंग। राजा राम मोहन रॉय ऐसा किया उसने, ऐसा एक एडिटोरियल लिखा, फ्रंट पेज से इनसाइड तक गई,
attacking the government, the police and the judge for the barbarity and cruelty which led. अरे हमारे जमाने में फादर स्टैन स्वामी मर गया, कोई लिखा कुछ एडिटोरियल बड़ा? और तो ये राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा एक पावरफुल एडिटोरियल लिखा, जेम्स सिल्क बकिंगहैम ने ट्रांसलेट किया, अंग्रेजी में पब्लिश किया, बहुत सारा छोटा मोटा पब्लिकेशंस वो रिप्रोड्यूस किया, और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड summoned the district judge of Comilla to appear before it and explain himself. इतना तो इम्पैक्ट किया। अभी आप कितने दूर आए? राजा राम से राजा अर्नब तक। और ये राजा राम, उसके बाद गवर्नर जनरल को बहुत गुस्सा आ गया राजा राम पे, और राजा राम ऐसा रैडिकल आदमी नहीं था, डेमोक्रेटिक आदमी था, सिंपल, आई मीन वो ऐसा लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी था कुछ नहीं, जनरल मिडिल क्लास आदमी था वो। और गवर्नर जनरल ने नया कानून लाया प्रेस के खिलाफ, देसी प्रेस के खिलाफ। जो अखबार हिंदुस्तान की भाषा में निकल रही है उनके खिलाफ नया कानून लाया। वो नया कानून बहुत रिप्रेसिव है। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, फ्रंट पेज एडिटोरियल लिखा, आई एम शटिंग डाउन दिस न्यूज़पेपर, आई रिफ्यूज टू वर्क अंडर सच ह्यूमिलिएटिंग एंड डिजेनरेट सर्कमस्टांसेस, और बंद किया पब्लिकेशन। लेकिन वो बहुत समझदार आदमी था, बंगाली में खोल दिया अखबार, और उसमें जो कुछ कहना है वो कहा, और उसने एक सबक सीखा। He learnt one lesson. उसके बाद कभी पर्शियन में जर्नल नहीं लाया। इनको ये समझ आ गया, राजा राम जी को, एलिट के लिए लिखने में कोई फायदा नहीं। आप हमारा भाषा में लिखो, आम आदमी के लिए लिखो, आम लोग के लिए लिखो। और कौमुदी संवाद का एडिटर बन गया। जो 2 साल पहले आया था वो इनफॉर्मली ओनर था, लेकिन एडिटर बन गया 1822 में। 1870s में जब वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया प्रेस के खिलाफ, हमारा पत्रकार था एक ऐतिहासिक टैक्टिक किया, बहुत बढ़िया एक करेज था। अमृत बाजार पत्रिका नाम एक अखबार रहा उस जमाने में, 1980s में बंद हो गया, 1990s में बंद हो गया। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में निकल रही थी। जब ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया, क्या किया अमृत बाजार पत्रिका, 24 घंटे के अंदर पूरा प्रेस डिसमेंटल करके अंग्रेजी प्रेस बना के अमृत बाजार पत्रिका स्टार्टेड कमिंग आउट एज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसलिए कि अंग्रेजी अखबार एग्जेप्ट था वो लॉस से। मैंने जो नया किताब लिखाया उसमें एक जर्नलिस्ट हीरो था, एक ही आदमी मेरे किताब में जो डिग्री लिया, और वो सोशलिस्ट गांधीयन और सोशलिस्ट एच.एस. डोरेस्वामी, बेंगलुरु में। He died last year at age 104. 102, 103 उम्र में पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़ा होके CAA को डिनाउंस किया, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट को। स्पीचेस दे रहा, 102, 103। एन शंकरैया चेन्नई में, तमिलनाडु का फ्रीडम फाइटर, अभी भी लेक्चर दे रहा है ऑनलाइन। मैंने कहा आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं? हाँ, ये हमारा परिवार जो है हमको बाहर नहीं छोड़ रहा है, ये कोविड की वजह से।
मैंने कहा क्यों यार? मैंने उनके बेटा से पूछा, सर उसने बोला कॉमरेड उनका 2 बार हो चुका है कोविड। मैं उनका वो रिस्क नहीं लेता हूं, लेकिन वो तैयार है, अभी भी आप बुलाइए वो आके बात करेंगे। ऐसा है हमारा स्वतंत्रता सैनिक। दोरेस्वामी जी क्या किया, वो भी एक एस्टॉनिशिंग टैक्टिक था। दोरेस्वामी कांग्रेस पार्टी में सोशलिस्ट फैक्शन के साथ रहा, और ये शंकरैया तो कम्युनिस्ट है। दोरेस्वामी मैसूर महाराजा के खिलाफ वो आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, मैसूर चलो। वो क्यों संघर्ष क्यों कर रहा था? फॉर इंक्लूजन इंटीग्रेशन ऑफ मैसूर इनटू द इंडियन रिपब्लिक। महाराष्ट्र राजा तो और उनका दीवान बहादुर वो रेजिस्ट कर रहा था इंक्लूजन ऑफ मैसूर इनटू इंडियन रिपब्लिक। तो दोरेस्वामी जी वो पत्रकार नहीं था तो, लेकिन पत्रकार बन गया इसको फाइट करने के लिए, और ऐसा रगड़ा उनको, वो ऐसा हेडेक बना दिया उनको। बहुत मिस्चिवस आदमी, 103 साल उम्र में भी जब मैं मिला, मिस्चिफ है। ये क्या किया दोरेस्वामी, जब वो उनका पेपर शटडाउन किया, बॉर्डर क्रॉस करके अनंतपुर में गया। अनंतपुर जो अभी आंध्र प्रदेश में है, और वो अंग्रेजी ब्रिटिश राज के अंदर था, मैसूर महाराज के। और अनंतपुर कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर के पास जाके एक पेपर रजिस्टर किया, वही पेपर जो वहां बंद हुआ, और एक ही अखबार था, 6 टाइटल में रजिस्टर किया। अगर पौरा वाणी मतलब एक का नाम पीपल्स चॉइस, पीपल्स वॉइस, पीपल्स गाइड, पीपल्स चैंपियन, 6 नाम दिया एक अखबार के लिए। जब सरकार ने एक अखबार को बंद कर दिया, अगले दिन वही अखबार, सब कंटेंट एक ही है, दूसरा नाम पे निकला। ऐसा आपका पत्रकारिता का इतिहास। आई आइडेंटिफाई विद द जर्नलिस्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और क्या क्या केसेस लाया, आजकल हमारे ऊपर भी लाया सब। कल 17 पत्रकार को जब 108 जगह में रेड्स करके लोकेशंस पे 44 लोग, ज्यादा से ज्यादा 30 पत्रकार और एकेडमिक और इकोनॉमिस्ट सबको पुलिस स्टेशन में लेके इंट्रोगेशन किया। चाइनीज फंडिंग, अरे यार उसी समय आपका कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहा है कि वी आर ओपन टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। छोड़ो, उसमें कोई चाइनीज फंडिंग कुछ नहीं है, लेकिन बोल रहा है। जैसा जब किसान आंदोलन हुआ, बोला कि ये लोग सब खालिस्तानी है, याद है किसान आंदोलन में। अभी क्यों, अभी वो पॉलिटिकल इश्यू बच जाएगा। ये मैंने आपको पैंडेमिक नंबर 3 बता रहा हूं। पैंडेमिक नंबर 1 कोविड-19, पैंडेमिक नंबर 2 कोविड-19 से बड़ा है असमानता। पैंडेमिक नंबर 3 डिसमेंटलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म करना, ये चल रहा है अभी। ये तीसरा पैंडेमिक है। जब मणिपुर में जो चल रहा था, एडिटर्स गिल्ड, सबसे टॉप बॉडी ऑफ एडिटर्स इन इंडिया, वो जाके फैक्ट फाइंडिंग कर रहे, तो मणिपुर सरकार जो केंद्रीय सरकार से जुड़ा है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ FIRs, दे आर इंसाइटिंग वायलेंस। यू नो, मुझको ऐसा लगता है कि अगर गोपाल गोडसे गांधी के खिलाफ FIR लाया, ऐसा ही लगता है मुझको। इफ द गोडसे फैमिली had brought an FIR against the Gandhi family,
उतना ही वैल्यू है उसमें। दे हैव पुट FIRs अगेंस्ट 3-4 members of the Editorial Guild of India, Editors Guild of India। कल 17 लोग, और कल प्रबीर पुरकायस्थ को UAPA के अंदर डाला। उनके खिलाफ 3 साल केसेस चल रहा है और एक भी सक्सेस नहीं मिला। एजेंसीज के हाथ में एक 10 पैसा का एविडेंस नहीं था, लेकिन वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, और इस देश में आप विश्वगुरु को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या किया, UAP में डाल दिया। UAPA में डालेंगे तो कारण भी नहीं बोलना है आपको कोर्ट में। अभी आज कोर्ट में जाके 2 दिन हो गया अरेस्ट, कोर्ट में जाके पुलिस ने ओपोज किया, FIR हम नहीं देंगे। 30-25 वकील बैठा है कोर्ट में, अरे हमको FIR दे दो। किसके ऊपर आपने ये रेड्स किया, किसको अरेस्ट किया, किसको डिटेन किया, किसको इंटरोगेट किया, क्यों किया, क्यों? और ये है स्थिति। तो अभी ये तीसरा पैंडेमिक में खालिस्तानी बोल रहा है। आप देखिए अभी जो आने वाला चुनाव के दिन में, असेंबली चुनाव के पहले बढ़ जाती हैं 2, इस इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी बन जाती है इशू, चाइनीज टेरर फंडिंग और खालिस्तानी। वो भी एक उल्लू बैठा है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो। वो समझता है कि कनाडा में जितना लाखों सिख है, वो समझता है कि सब खालिस्तानी है, और उनकी पार्टी को फंडिंग आया उनसे। ऐसा सच नहीं है। मैं खुद जाके देखा हूं, मिला हूं, रहा हूं वहां वैंकूवर में। वहां तो हजारों सिख जो है वो चमार सिख है और वाल्मीकि है। खालिस्तान से सबसे ज्यादा डरने वाला लोग वही है। इसलिए खालिस्तान का प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा जाट सिख का प्रोजेक्ट है। उनका लीडर सब जाट सिख है। ये लोग सेंचुरीज के लिए उनसे डरते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को क्या नाम, उनको क्या पता है, अगर पगड़ी है तो आप खालिस्तानी हैं। उनको उनके साथ वो जा रहा है, और वो भी इलेक्शन इशू बन जाएगी। और बाइडेन साहब, प्रेसिडेंट ऑफ USA, विश्वगुरु का एक भक्त है। क्यों? समझते हैं कि जब तक विश्वगुरु है, चाइना के खिलाफ एक एलाई है, दोस्त है। देखो अभी चाइना और खालिस्तान भी इश्यूज आएगा, 2024 इलेक्शंस में जरूर आएगा। अभी वो क्रैकडाउन जो हो रहा है, इंटिमिडेशन, टेरराइज करने के लिए हो रहा है। हमारा जो जर्नलिस्ट डिसिडेंट्स हैं, हमारा नंबर सब क्यू में है। आप समझ लीजिए, हमारा नंबर सब क्यू में है। लेकिन मैं याद करता हूं, एक दोरेस्वामी, एक राजा राम मोहन रॉय, और एक पत्रकार था जो ओनली इंडियन पत्रकार, उनका पूरा जीवन में 4 भाषाएं में रेगुलरली लिखा, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी। पंजाबी में अकाली मैगजीन, अकाली एक मैगजीन रहा था 1920s में, उसमें वो लिखा। हिंदी में प्रताप और वीर अर्जुन में लिखा। अंग्रेजी में बहुत जगह में लिखा। जहां वो पब्लिश नहीं कर रहा था, वो लेटर टू एडिटर पे लिखा। और जब उनको लाहौर जेल में डाला दिया, 5वां भाषा सीखा, फारसी। और लास्ट 270 डेज जेल में एक नया भाषा सीख के, ऑल्सो ही डिड वन मोर थिंग,
लाइब्रेरी से 312 किताब चेकआउट करके पढ़ा उसने लिखने के लिए। जब वार्डन ने मना कर दिया आप लाइब्रेरी से किताब नहीं ले सकते, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक किया, फिर जीत गया और वो किताब मिला। ऐसा एक पत्रकार था आपका जो चार भाषाएं में लिख रहा था, 5वां भाषा सीखा था जेल में, और ये सब किया 23 साल उम्र के अंदर, और उसका नाम था भगत सिंह। आप देखो आपका इतिहास में क्या क्या, और आपका सबसे बड़ा मोस्ट प्रोलिफिक पत्रकार कौन था? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर। ये आपका मोस्ट प्रोलिफिक। अरे 100 वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क, 42 वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क, और बहुत कुछ वॉल्यूम जो पब्लिश नहीं हुआ, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये सब पब्लिश नहीं हुआ पूरा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। दे वर द मोस्ट प्रोलिफिक जर्नलिस्ट। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, दीज वेर योर जर्नलिस्ट। अभी देखो कहां तक हमने पहुंच गया। ये असम अभी कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस ने कहा कि 14 नाम दिया एंकर का, इन एंकर के साथ हम नहीं बात करेंगे। हमने हर चैनल हमसे पूछा था कि ये सही नहीं है सर, आपका कमेंट क्या है? मैंने कहा 14 तो बहुत छोटा नंबर है। अरे आपका प्रधानमंत्री 9.5 साल को पूरा मीडिया का बॉयकॉट कर दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ओनली इलेक्टेड लीडर इन अ डेमोक्रेसी हु हैज नॉट हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1 decade। Okay? 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार किया, लेकिन वो प्रेस स्टेटमेंट बन गया। उसने भाषण दिया और सवाल सब कौन उठाया? अमित शाह। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो ये देन आप देखो भीमा कोरेगांव केस पे मैंने एक नाम दिया इस स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। फादर स्टैन स्वामी मेमोरियल लेक्चर का टाइटल मेरा गवर्नेंस बाय गैगिंग। यू गैग द पर्सन, और ये गवर्निंग है। हाँ, सरकार किस वादा पे आया? 2 वादा पे आया। एक तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, वो उल्टा हो गया। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये भी हुआ। और देखो, लेकिन व्हाट इज द रे ऑफ होप दैट वी हैव? व्हाट इज द, हाउ डू वी फेस दीज 3 पैंडेमिक्स? हाउ डू वी फेस दीज चैलेंजेस? मैं आपको यह कहता हूं, आपका नौजवान पीढ़ी वो भी आपको दिखा रहे हैं सामने। मैंने वो 5 मिनट वो किताब के बारे में बात करता हूं। हमारा इतिहास ऐसा लिखा हुआ है कि हर ग्रेट मैन थियरी 5 लोग ने ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ा, कैम्ब्रिज में जाके पढ़ा, वो आके आपका आजादी दिलवा दिया। गांधी जी ने हमेशा वो अपोज किया, वो पॉइंट ऑफ व्यू। 1914 में जब मोहनदास करमचंद, उस जमाने में महात्मा नहीं था, मोहनदास करमचंद, ट्रायम्फेंट मोहनदास करमचंद साउथ अफ्रीका से, जहां वो इंडेंचर्ड लेबर का स्ट्रगल हुआ, वो पहुंचा लंदन में। सरोजिनी नायडू, लेबर पार्टी, कुछ सोफिस्टिकेटेड
एरिस्टोक्रेट्स उनके लिए एक बड़ा रिसेप्शन किया और हर आदमी मोहनदास करमचंद गांधी को तारीफ किया, प्रेस किया बहुत। जब उनका स्पीच आया, गांधी ने कहा, आपका फेलिसिटेशंस जो है, आप सब गलत एड्रेस लिखे हैं उसके ऊपर। मैं सिर्फ वकील था। हीरोज ऑफ द स्ट्रगल वेर द इंडेंचर्ड लेबरर्स। उसी ने विक्ट्री किया। जब फिर दोबारा 1931 में जब गांधी येरवाड़ा जेल में था, एक लाइन लिखा उसने जो मेरा, फॉर मी द मोस्ट प्रोफाउंड पॉलिटिकल लाइन। प्रेमाबाई कांटक ने एक चिट्ठी लिखा उनको प्रेस करके, आपने रेवोल्यूशन कर रहा है, आप ये कर रहा है, हम सब आपके साथ हैं। और गांधी का हैबिट क्या है, उसी चिट्ठी पे पीछे एक लाइन लिखते हैं। और मेरा किताब का इंट्रोडक्शन उसी से चालू होता है। उससे पहले भी एक कोट है, लेकिन वो महाराष्ट्र का कैप्टन भाव का है। ये गांधी ने लिखा, ग्रेट मेन सीम टू बी द कॉज ऑफ रेवोल्यूशंस, इन ट्रूथ द पीपल देमसेल्व्स आर द कॉज। वो कहां सीखा उसने वो सबक? एक तो साउथ अफ्रीका में, दूसरा चंपारण में। चंपारण के बाद मोहनदास बन गया महात्मा, चंपारण के बाद। सो गांधी ने एक कहानी बताया लंदन में, वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल के बारे में। एक 75 ईयर ओल्ड, अरे 1913 में, 1912-13 में 75 ईयर्स ओल्ड तो बहुत 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 बूढ़े हैं। एक सरदार गुरदासपुर से, हती सिंह, वो आके स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और मोहनदास जी का सेलमेट बन गया। गांधी को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया, गांधी को, इसलिए कि हती सिंह इंडेंचर्ड लेबरर से फ्रीडम मिला, वापस गया गुरदासपुर, गया पंजाब में, उनका फैमिली, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन जब वो अखबार में पढ़ा कि ये संघर्ष चल रहा है इंडेंचर्ड लेबर्स के लिए, वो वापस boarded a ship, went back to South Africa at age 75 to fight the battle. गांधी ने उसको डांटा, he scolded him. गांधी भी बहुत टेम्पर था उसका, कैंटेंकरस आदमी भी था। हती सिंह, और गांधी ने ये सब नरेट किया लंदन में। हती सिंह, आई आस्क्ड हिम, हाउ कुड यू कम बैक? यू आर अ फ्री मैन, you should have stayed with your family. Why did you, how could you come back, Hati Singh? और उसने कहा, गांधी, how could I not come back? और गांधी was in tears as he narrated the story, and the audience was in tears. So story point यह है कि आम लोग ने आपका रेवोल्यूशन दिया, ऑर्डिनरी पीपल। और महाराष्ट्र में उसमें 15-16 लोग हैं, उनमें एक ही आदमी डोरेस्वामी डिग्री था, बाकी सब उसमें 4-5 स्कूल को अंदर या बाहर से नहीं देखा। और उनमें है आदिवासी, दलित, सिर्फ अपर कास्ट जो बाहर जाके स्टडीज किया वो नहीं, आदिवासी, दलित, और जो ट्राइब और जात के बीच में होगा, कुर्मी लोग, ब्राह्मण, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसमें क्रिश्चियन नहीं है, मिलन, सिख और फार्मर,
laborer, cook. Lakshmi Panda was a cook in Netaji Subhash Chandra Bose's INA. लेबरर, फार्मर, कुक और ये कारपेंटर, माली, पानीमोरा गांव में, ओडिशा में, इनका मैंने प्रोफाइल्स लिखा. इंटरव्यूज 20 साल के ऊपर हुआ और हर चैप्टर के बाद एक QR कोड है. ये बच्चे लोग, नया पीढ़ी को लिखा है लेकिन सबके लिए है. QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे, आप पारी वेबसाइट में जाएंगे, जब इन्हीं लोग का वीडियोस देख सकते हैं, फैमिली देख सकते हैं, फोटो, और वो खुद उनकी बात में दे आर स्पीकिंग. द बुक इज बेस्ड ऑन देम टेलिंग द स्टोरी, नॉट मी. दे आर टेलिंग द स्टोरी, आई एम हेल्पिंग देम टेल द स्टोरी. बिकॉज अभी जो 15-16 लोग में 7 या 8 अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है 7 या 8. कल मैंने शोभा राम गहरवार जी के फेलिसिटेशन किया. 3 कैबिनेट मंत्री आया, अशोक गहलोत जी ने भेजा, लेकिन अशोक गहलोत जी का वायरल फीवर हो गया, वो नहीं आ पाई. 10,000 ऑडियंस बैठे हैं वहां. और शोभा राम गहरवार दलित हैं, गांधीयन है, सेल्फ डिक्लेयर्ड गांधीयन, लेकिन अंबेडकर को भी मानता है. और वो रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड में भी रहा. मैंने कहा यार ये सब ऐसा कैसा कर सकते हैं आप. उसने कहा मैंने दोनों नदियां में गया, गांधीवाद और क्रांतिवाद. और बढ़िया लाइन है ना. और फिर मैंने जब पहला इंटरव्यू किया पिछले साल अंबेडकर जयंती पे और April 14, उसने कहा आपके पास जीप है क्या. मैंने कहा सर यस. उसने कहा हमको मार्केट में ले लो, मैं आपको हमारा स्वतंत्रता सैनिक भवन दिखाता हूं, लेकिन बीच में बाबा साहेब का मूर्ति गार्लैंड करना है, आज उनका जयंती है, अंबेडकर जयंती है. तो जब वो डाला, मैंने डर के पूछा सवाल. वो कांग्रेसमैन है, लेकिन बोलता है कभी भी आप कांग्रेसमैन हो. सर मैं असली कांग्रेसमैन हूं. ये फालतू लोग के साथ नहीं हूं. देन गहलोत को मानते हैं, वो गहलोत को मानते हैं, डिसिडेंट कैंप को मानते हैं. और मैंने ये पूछा, आई वाज स्कैर्ड टू आस्क बट आई हैड टू आस्क. ऐसे आप जैसे हो एक दलित, आप महात्मा और बाबा साहेब के बीच में कैसा चूज कर सकते हैं. को बहुत गुस्सा आ गया. वाई शुड आई चूज, यू चूज, डोंट टेल मी हु टू चूज. उसने कहा महात्मा का जो प्रिंसिपल्स मैं मानता हूं कि आई रेवर दोज प्रिंसिपल्स, वो मैं फॉलो करता हूं. बाबा साहेब का जो प्रिंसिपल्स मैं मानता हूं, आई फॉलो दोज प्रिंसिपल्स. 2 लाइन में हमारा महाराष्ट्र में जो चल रहा है डिबेट खत्म कर दिया. 2 लाइन में खत्म कर दिया. तो ये ऐसा लोग हैं. और महाराष्ट्र से 3, रामचंद्र श्रीपति लाड, हौसाबाई पाटिल और गणपति बाला यादव, वो सब तूफान सेना में रहा, जो आर्म्ड विंग ऑफ प्रति सरकार. 17 में 1943 में अपराइजिंग हुआ. कैप्टन भाव नाम बन गया रामचंद्र श्रीपति लाड को, वो भी. और उसने ऐसा एक लाइन दिया, मैंने अलग पेज में रखा, किताब में अलग फ्रंट पेज में रखा. जब मैं कंग्रेचुलेट कर रहा तो मैंने उसका बहुत बड़ा एडमायरर था. अल्टीमेटली वो कामगार शेतकरी पक्ष में, पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी में रहा. मैंने कंग्रेचुलेट कर रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उसने करेक्ट कर दिया मुझको. उसने करेक्ट किया हमको. ही सेड देखो बेटे, हमने 2 चीज के लिए लड़ाई किया. वी फॉट फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस.
वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस. फ्रीडम तो अभी भी कुछ लोग का मोनोपोली है. फ्रीडम इज अ मच लार्जर प्रोजेक्ट देन इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? फिरंग रूलर को आपने हटा दिया और एंड यू एस्टैब्लिश्ड अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ये इंडिपेंडेंस. फ्रीडम जो कह रहा है वो फ्रीडम का, और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, व्हाट डू वी डू अबाउट दीज 3 पैंडेमिक्स. वो फ्रीडम का सबसे अच्छा डिस्टिलेशन, सबसे अच्छा एसेंस, उसका अमृत आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और मुझको इतना अच्छा लगा, सीए एजिटेशन चल रहा तो इस देश में हर राज्य में हजारों नौजवान लोग कॉलेज गेट के सामने खड़े होके प्रीएम्बल को पढ़ रहा था. मेरा स्टूडेंट सब था. मैंने अभी 37 इयर्स आई बीन टीचिंग, बट मेरा स्टूडेंट्स को ये भी कहा, यार बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, अब प्रीएम्बल को पढ़ो, लेकिन और कुछ अच्छा पेज भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी पढ़ो. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू शेल्टर. वो जब हम एनफोर्स करेंगे वो एक क्रांति होगा. दैट इज अ रेवोल्यूशन. एंड in the preamble and in the thing, you look, first paragraph directive principles में, it is the duty of the state to minimize and eradicate inequality, असमानता. पहला पैराग्राफ में इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. नवंबर 25, 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर ने जो स्पीच दिया, to my mind, that is the greatest speech made in an Indian legislative body. जहां उसने कहा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से आप एक चीज लेके, हाँ मुझको लिबर्टी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं. तीनों लेना पड़ेगा या कुछ नहीं. उसका मतलब नहीं आप 2 लेके फ्रेटर्निटी छोड़ेंगे तो, या फ्रेटर्निटी लेंगे. फ्रेटर्निटी कैसा लेंगे जहां असमानता है. ऐसा एक स्पीच दिया उसने, और उसने कहा, टुडे वी हैव एंटर्ड अ वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस. देयर इज डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स बट नो डेमोक्रेसी इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी. देयर इज इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, 1 man 1 vote, but there is no equality in society and economy. And this tension between these different problems will explode our fine democracy, which this house has so assiduously constructed. सही बताया. I am saying the first challenge before all of you, me, everyone, is to defend the Constitution of India. ये पहली बात. मुझको बहुत अच्छा लगा है कि आपने मीटिंग शुरुआत में you had a young lady reading out the preamble, reading from the Constitution. I liked that very much. This और एक बड़ा इवेंट हुआ, ये उसको बोलो मत, that taught us another meaning. किसान आंदोलन दिल्ली में. उससे पहले दुनिया में इस मिलेनियम में सबसे बड़ा स्ट्रगल फॉर जस्टिस हुआ न्यूयॉर्क में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट. आप सब सुना होगा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट को. ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट में 8-10 हजार लोग, नौजवान लोग, बहुत सारा टेकीज है उसमें. ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट क्यों? उसको वॉल स्ट्रीट को बता रहा है, वॉल स्ट्रीट उनका दलाल स्ट्रीट है, समझो. वॉल स्ट्रीट को बता रहा है, यू आर 1%, वी आर द 99%. 8-10 हजार नौजवान लोग वो संघर्ष करके जुकोटी पार्क न्यूयॉर्क को ऑक्यूपाई किया. अच्छा लगा, बहुत पब्लिसिटी मिला, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला उसको, और उसका इंस्पिरेशन बाकी अमेरिका में थोड़ा असर मिला, उसको असर पड़ा. लेकिन 8-10 हफ्ते में
न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट उस सबको भगा दिया वहां से एफर्टलेसली। आपका किसान आंदोलन 53 हफ्ते वहां खड़ा था, कोई भी उसको हटा नहीं सकता। They taught us the meaning of resistance. And 720 से ऊपर किसान मर गए वो कैंप्स में। उनको वाटर कैनन से अटैक किया, उनको कोविड से मर गया, 720 से ज्यादा किसान मर गया। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, they were also defending the constitution. Two major issues, फेडरलिज्म, कृषि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट में आती है, राज्य सरकार का पावर में आती है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने 3 कानून पास कर दिया विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनीबडी, ओनली कंसल्टेड अडानी एंड अंबानी, बस। पार्लियामेंट में ड्राफ्ट नहीं हुआ वो कानून। So the Kisans of India were defending all of us from the war on federalism, the center grabbing the powers of the state. But even more important, अगर आप अब तक आप एक ही न्यूज़पेपर, एक ही अखबार का वेबसाइट में, एक ही चैनल पे, एक ही चैनल का वेबसाइट पे कोई आपको पूरा टेक्स्ट ऑफ द 3 कानून दिया? या हिंदू या टाइम्स या अखबार में कहीं पूरा टेक्स्ट दिया? इसलिए कि वो टेक्स्ट में हर सिटीजन, हर नागरिक को इफेक्ट हो रहा है। क्लॉज 13, 14, 15, 16 में देखिए, फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 राइट होगा, राइट टू लाइफ, और एक है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, बट राइट टू लीगल रेमेडी। जब एक नागरिक समझते हैं कि स्टेट ने हमको अन्याय किया, मेरा राइट है एज एन इंडियन सिटीजन टू गो टू द कोर्ट, वो तीनों कानून में राइट टू लीगल रेमेडी हटा दिया, आर्टिकल 32 को नलिफाई किया। यही शब्द में मैं बता रहा हूं आपको, नो प्रोसिक्यूशन और सूट शैल लाई अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और एनी अदर पार्टी एक्टिंग इन गुड फेथ। वो 2 पार्टी है, एक तो अडानी है, एक तो अंबानी है। No, if they have acted in good faith, no, it is then outside, these laws are outside the jurisdiction of the civil courts. पढ़ा कहीं आपने? आज रात आप जाके नेट पे पढ़ो, फुल टेक्स्ट पारी में मिलेगा। पारी में एक लाइब्रेरी है, पारी लाइब्रेरी में जाइए, दोनों मिलेगा, तो 3 कानून मिलेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट 5वां रिपोर्ट आपको मिलेगा। और ये आर्टिकल 32 को जब आप बाहर कर रहे हो, आप उसकी जगह में क्या लगाया? एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल में कौन बैठे हैं? डिप्यूटी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, कभी कभी कलेक्टर भी आ सकते हैं। बस ये लोग, आपका नायब तहसीलदार अडानी और अंबानी के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हाँ? और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अरे महाराष्ट्र में जो SCZ हुआ नवी मुंबई में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया SCZ, वहां 2-3 नायब तहसीलदार, वो रैंक ऑफिसर सर्विस छोड़ के रिलायंस को ज्वाइन किया। ओडिशा में कलेक्टर लेवल पे ऐसा हो रहा है। तो व्हेन द फार्मर्स फॉट अगेंस्ट द लॉज,
They fought for every one of you. They fought for me. They fought for us. They fought for the nation, for the constitution, for the federal structure. From them, we learn the word resistance. They were steadfast. They did not give up. So, defend your constitution, revive your spirit of the freedom struggle, fight for justice for all, social, economic, political, liberty, equal. It is absolutely the project of the regime to alter the constitution till it is completely gone. 1949 में जब अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट दिया, उस जमाने ऑर्गेनाइजर ने एक एडिटोरियल लिखा, अटैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब बकवास है. इसमें एक शब्द, एक आउंस नहीं है भारतीय का. सब्सटेंस एक शब्द नहीं है इसमें. भारतीय का एसेंस किसमें है? वी हैव आवर ओन एंशिएंट ज्यूरिस्प्रूडेंस. वो क्या है? मनुस्मृति. तो वो उनका प्रोजेक्ट था हिंदू राष्ट्र. वो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है. और रेजिस्टेंस, द बिगेस्ट थिंग, डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. धन्यवाद.